नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से निर्वाचन के समय पीठासीन अधिकारी महोदय एवं अन्य पोलिंग ऑफिसरों को किस प्रकार प्रारूप भरने होंगे। तो इस वीडियो में वो तमाम प्रारूप हैं जिससे कि हमें निर्वाचन पूर्ण कराना है। तो देखते हैं हम वीडियो के माध्यम से उन प्रारूपों को कैसे भरना है। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो साथियों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रारूप 10। यह मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रारूप होता है और ये जो प्रारूप है वह राजगढ़ जिले के जिला सदस्य के मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र है। साथियों, यहाँ पर जो दयाराम हैं वह स्वयं प्रत्याशी हैं और नारायण जो हैं वह प्रत्याशी का निर्वाचन अभिकर्ता है। वो कह रहा है कि मैं निर्वाचन अभिकर्ता हूँ। एतद् द्वारा श्री नारायण पिता गोपी को मतदान क्रमांक 101 स्थान कालीपीठ में मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त करता हूं। साथियों, यहाँ पर 3 अभिकर्ता होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं। और यह प्रारूप जो है वो मतदान अभिकर्ता स्वयं अपने साथ भरकर लाते हैं। इसमें पीठासीन अधिकारी जांच करते हैं कि इसमें जो अभ्यर्थी है, जो प्रत्याशी है, उसके हस्ताक्षर सही है या नहीं, क्या उसी ने इसे नियुक्त किया है या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने नियुक्त किया है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है साथियों, मैं उसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभ्यर्थी कौन होता है, निर्वाचन अभिकर्ता कौन होता है और मतदान अभिकर्ता। जो प्रत्याशी जो होता है वह स्वयं निर्वाचन लड़ने वाला, और उसके बाद में अगर बड़ा क्षेत्र है तो प्रत्याशी क्या करता है कि उस क्षेत्र में अपने कुछ निर्वाचन अभिकर्ता नियुक्त कर देता है। उनके हस्ताक्षर से भी जो है वह मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं। तो पोलिंग बूथ पर जो एजेंट बैठता है वह होता है मतदान अभिकर्ता, और प्रत्याशी जो होता है अभ्यर्थी वह स्वयं प्रत्याशी, और बीच की जो कड़ी होती है, बीच का जो व्यक्ति होता है कि उनके हस्ताक्षर से भी मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, वह कहलाता है निर्वाचन अभिकर्ता, जो उस प्रत्याशी के पूरे निर्वाचन क्षेत्र को देखता है। तो उसके हस्ताक्षर से भी जो है मतदान अभिकर्ता नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर दयाराम जो है वह प्रत्याशी है, नारायण उसका निर्वाचन अभिकर्ता है, और दूसरा नारायण जो है वह उनका मतदान अभिकर्ता है। तो इस प्रकार पीठासीन महोदय यहाँ पर प्रत्याशी के हस्ताक्षर की जांच करेंगे और जो मतदान अभिकर्ता बैठा है उनके हस्ताक्षर की जांच करेंगे। जांच होने के उपरांत और ये देखेंगे कि वह जो मतदान अभिकर्ता है वह उन्हीं वार्डों से है या उसी पंचायत से है, उसकी जो निर्वाचन सूची है उसमें उसका नाम है। इस प्रकार से हम यहाँ पर उसके बाद पीठासीन महोदय उसका हस्ताक्षर कर देंगे। तो साथियों, ये हुआ आपका मतदान अभिकर्ता का नियुक्ति पत्र। अब हम देखते हैं अगली पीपीटी। अगली पीपीटी में जो है वह है गणन अभिकर्ता की नियुक्ति। साथियों, मतदान अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता जो होता है वो जब हम मतों की गणना करते हैं उस समय नियुक्त किया जाता है। अब इसमें जो मतदान के समय बैठता है, जिसको हम मतदान अभिकर्ता कहते हैं, वह भी गणना के समय गणन अभिकर्ता बन सकता है, लेकिन उसको भी नियुक्ति पत्र दूसरा लाना होगा। गणन नियुक्ति पत्र उसको अपने प्रत्याशी से लाना होगा। इसके अलावा अगर प्रत्याशी चाहे तो गणन के समय अपना दूसरा गणन अभिकर्ता भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन मतदान अभिकर्ता और गणन अभिकर्ता दोनों एक साथ गणना के समय नहीं रह सकते। उसका एक ही प्रत्याशी वहाँ पर एक ही अभिकर्ता रह सकता है। तो इस प्रकार से ये गणन अभिकर्ता नियुक्ति पत्र था। उसके बाद हम देखते हैं प्रारूप अगला। तो साथियों, ये जो है ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये कहलाते हैं पास, मतदान अभिकर्ता के पास। ये पास जो है वह पीठासीन अधिकारी महोदय मतदान अभिकर्ता को देता है। कब तक के लिए? जब तक कि मतदान चलता है। वह मतदान अभिकर्ता से अपनी फ़ोटो मंगवाएंगे और उस पर फ़ोटो चस्पा कर अपने सील साइन कर मतदान अभिकर्ता को, एजेंट को देते हैं। एजेंट जब तक चुनाव चलता है तब तक वह पास अपने पास रखता है। उसके बाद जब चुनाव समाप्त होता है तो इस पास को पीठासीन महोदय को उनसे पुनः प्राप्त करना है, क्योंकि इसकी जानकारी जब हम सामग्री जमा करते हैं तब मांगी जाती है और इनके पास भी मांगे जाते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से मतदान अभिकर्ता अपने साथ ना ले जाएं, उन्हें पीठासीन महोदय को पुनः ले लेना है।
अब हम बात करेंगे इस सूचना की। साथियों, ये सूचना जो है वह हमें बोर्ड पर चस्पा करना है पोलिंग बूथ के बाहर। इसमें नॉर्मल जानकारी है कि हमारी पोलिंग बूथ पर, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ग्राम पंचायत का नाम और यहाँ पर भी ग्राम पंचायत का नाम, तो इसमें ग्राम पंचायत के कौन कौन से वार्डों का चुनाव यहाँ पर होना है। तो जितने वार्ड वहाँ पर समाहित किए गए हैं, सम्मिलित किए गए हैं हमारे पोलिंग बूथ जानकारी हमें यहाँ पर भर देनी है और सील साइन कर देना है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रारूप की ओर। साथियों, ये जो प्रारूप है वह है सूची अभ्यर्थियों की। अभ्यर्थी मतलब प्रत्याशियों की। जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वह पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो, जिला सदस्य हो, उन सभी की अलग अलग सूचियां हमें चुनाव सामग्री में प्राप्त होगी। उन सूचियों को हमें मतदान से पहले बाहर बोर्ड पर चस्पा कर देना है। इन सूचियों में पीठासीन महोदय को हस्ताक्षर नहीं करना है, क्योंकि यह रिटर्निंग ऑफिसर के सिग्नेचर से बनी हुई सूचियां होंगी। इसमें प्रत्याशी के नाम, उनकी पंचायत का नाम, जैसे जिला पंचायत का प्रत्याशी है तो उनके नाम, उनके जिला पंचायत जिससे वह वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं उन वार्ड का नाम, और उनके डमी जो है वह चुनाव चिन्ह होंगे। तो इस प्रकार से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की पंच की सूची, जो कि प्रारूप 8 क के नाम से है, सरपंच की 8 ख, जनपद पंचायत की जो है वह 8 ग और जिला पंचायत सदस्य की 8 घ के नाम से इस सूचियाँ हैं। ये चारों सूचियाँ जो है मतदान प्रारंभ होने से पहले पीठासीन महोदय को पोलिंग बूथ के बाहर बोर्ड पर चस्पा करनी होगी। अब हम चलते हैं अगली पीपीटी की ओर। ये मतदान पर्ची है, जिसको मतदाता पर्ची कहते हैं। ये हम पहले जब चुनाव कराते थे तो इसको पोलिंग अधिकारी एक भरकर मतदाता को देता था और मतदाता जो है आगे उसको पोलिंग अधिकारी 2-3 के पास ले जाता था। लेकिन इस बार हमें प्रशिक्षणों में, ट्रेनिंगों में बताया गया कि इस प्रकार से कोई पर्ची नहीं मिलेगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पीठासीन अधिकारी की बुकलेट के बारे में। साथियों, पीठासीन अधिकारी महोदय को बहुत ज़्यादा इससे लेकर टेंशन होता है कि बुकलेट कैसे भरना होगा। तो बुकलेट बहुत ही सरल है। इसमें जो जो जानकारियाँ पूछी गई है वह हमें देना है। जैसे हम यहाँ पर देखें बुकलेट के इस पन्ने को, इसमें दिया है जिला, जनपद पंचायत का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, जहाँ पर आपको जो है केंद्र मिला है। साथियों, फिर दे रहे हैं जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक। जिस क्षेत्र का निर्वाचन क्षेत्र है जिला पंचायत सदस्य का, जैसे उसको कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 10, 11, 12, तो उसको यहाँ पर हमें भर देना, जिसकी की जानकारी हमें जब सामग्री मिलेगी उसमें सारी दी रहेगी। प्रत्याशियों के सामने वाली सूची में भी आएगा कि ये प्रत्याशी जो इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में इसी प्रकार जनपद सदस्य का, ग्राम पंचायत में हमें नाम लिख देना है और यहाँ पर लिखना है कि पंच वार्डों की कुल संख्या जिसमें पंचों के कुल मतदान हुआ। साथियों, इसमें हमें ग्राम पंचायत की पूरी पंचायत का नहीं लेना है, केवल हमारे पोलिंग बूथ पर कितने पंचों का चुनाव है। जैसे हमें 5 वार्डों की पोलिंग बूथ मिली है, जिसमें 5 वार्ड या 7 वार्ड समाहित किए गए हैं, उनमें से जितने वार्डों में चुनाव है हमें उसकी संख्या लिख देनी है और उन वार्डों के यहाँ पर नाम लिख देना है। तो इस प्रकार से हमें इस जानकारी को भरना है। उसके बावजूद ये भी सेम है, इस प्रपत्र में भी आप देख सकते हो, जैसे पिछला प्रपत्र हमने देखा था प्रारूप, ठीक वैसे ही है। उसके बाद ये वाला प्रारूप भी लगभग उसी की तरह है, कोई इसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं है। उसके बाद ये जो है वह बुकलेट के बारे में पीठासीन महोदय, यहाँ पर देख रहे हैं आप एस कुमार जी जो है वो इस जो प्रारूप है इसमें पीठासीन महोदय है, वह अपना नाम लिखते हैं, मैं एस कुमार, और जहाँ पर उनका मतदान केंद्र है मतदान केंद्र का क्रमांक, और वह लिख रहे हैं कि इस बुकलेट में क्रमांक 1 से लेकर 40 या अथवा 42 पन्ने हैं, और वह उस प्रकार से घोषणा करके और अपने सील साइन यहाँ पर कर देते हैं। तो ये भी बहुत सरल है। अब हम बात करेंगे अगले प्रारूप की। यहाँ पर आप देख रहे हैं मतदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ये भी जो है पीठासीन अधिकारी महोदय की बुकलेट में आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप पढ़ते जाएंगे, क्या मतदान स्थगित हुआ है, नहीं, क्या मतदान में कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है, नहीं। तो इस प्रकार से हमें पढ़ते जाना है। ईवीएम से चुनाव हुआ, नहीं, ईवीएम बदली गई, ईवीएम का उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो हमें इसको ऊपर वाले भाग को जिस प्रकार से भरा है उस प्रकार से भर देना है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर नीचे ईवीएम और मतपत्र।
तो यहाँ पर ईवीएम से किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं हो रहा है, तो हम ईवीएम पे जो सही के टिक लगे हैं उस जगह पे कट का निशान लगा देंगे, और ना ही ईवीएम से कोई पंच, सरपंच या जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है। अब यहाँ पर आप कटा हुआ भाग देख रहे हैं पीपीटी में, लेकिन इस पर हमें टिक करना है क्योंकि मतपत्रों से ही इनके चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि मतदान प्रतिशत कितना हुआ, पुरुष, महिला एवं अन्य। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी आपके पोलिंग बूथ पर, आपको कितने मतदाताओं की जो है सूची मिली थी। उसके बाद में उसमें से कितने पुरुषों ने यहाँ पर मतदान किया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 290 मतदाता थे, पुरुष थे, जिसमें से 260 मतदाताओं ने मत दिया है, तो उसका प्रतिशत निकाल लेना है। और ये जो प्रतिशत है वह आपको हर घंटे या 2 घंटे पे निकालते रहना है। जैसे कि पोलिंग अधिकारी क्रमांक 1 जो है वह सूची बनाएगा, महिला पुरुषों की अलग अलग काटेगा, तो उसको जो है हर 1-2 घंटे में प्रतिशत भी निकालते रहना है, क्योंकि उसकी जानकारी रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होती है। तो इस प्रकार से इसको यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो दे रहे हैं निविदित मतपत्रों की संख्या, अगर कोई निविदित मतपत्र डले हैं तो उनकी संख्या लिख देना है। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब जितने मतदाता आपको मिले थे, यहाँ पर जो डाले गए मतों हैं उनकी संख्या नहीं पूछी गई है। जो सूची में आपको दिए गए थे कि इतने पोलिंग बूथ पर आपके मतदाता हैं, उनकी संख्या, उसमें से कितने मतदाताओं ने मतदान किया है आपके रजिस्टर में। अभी यहाँ पर रजिस्टर इस वर्ष नहीं भरा रहा है, तो यहाँ पर हमें फिर भी लिख देना है भाई 290 हुए थे और 290 ने जो है मतदान किया है। ईवीएम का भी यहाँ पर डेस्क कर देना है। अपेक्षित चैलेंज प्रकरणों की संख्या, जो चैलेंज आता है जिसको हम चैलेंज बोर्ड कहते हैं, टेंडर बोर्ड जिसको, उसका यहाँ पर लिख देना अगर ऐसा कोई मामला आता है तो, और उनकी यहाँ पर जानकारी दे देना है। अब हम चलते हैं अगले प्रारूप की ओर। ये जो प्रारूप देख रहे हैं कि आपके यहाँ कितने अंधे या दृष्टिबाधित लोगों के साथ किसी अन्य व्यक्तियों ने मतदान किया है, उनकी जानकारी यहाँ पर देना है। 2-3 जितने भी लोगों ने की, जो ऐसे व्यक्ति हों जो शारीरिक रूप से असमर्थता रखते हैं और उनका किसी अन्य व्यक्ति ने मतदान सहयोग किया हो, तो उसकी जानकारी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बावजूद मतदान समाप्ति से के समय जो समय हमें निर्धारित किया गया है, उस समय अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई मतदाता लाइन में लगे हैं जिनको मत देना है, तो पीठासीन अधिकारी महोदय उनको पर्ची वितरित करेंगे। तो कितनी पर्चियाँ आपने वितरित की थी या की हैं, उनकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ वो लिख देंगे। उसके बाद कंट्रोल यूनिट का यहाँ कोई है ही नहीं। मतदान केंद्र के भीतर 100 मीटर के भीतर कोई चुनाव प्रचार करता पाया गया, उसकी संख्या देंगे। मतदाताओं का प्रतिरूपण करना या इस प्रकार से आप पढ़ते जाएंगे, रिश्वत देना आदि, अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके मतदान केंद्र पर आई है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर देंगे। और अंत में जो है पीठासीन अधिकारी महोदय सील साइन करके इस प्रारूप को भरेंगे। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर CU BU यानी ये जो है वह बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, यानी कहीं ना कहीं जो है EVM मशीन की जानकारी है। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं चौथे नंबर पर प्रदाय की गई ग्रीन पेपर सील। साथियों, आप लोगों को ग्रीन पेपर सील मिल सकती है क्योंकि हमारी जो एक पेटी मिलेगी उसमें ग्रीन पेपर सील लगाने का ऑप्शन है। अगर मिलती है तो हम किन सरल क्रमांक से मिली और कितनी मिली है यहाँ पर लिख देंगे। उसमें से हमने उपयोग कितनी की गई उसका लिख देंगे। और फिर आएंगे यहाँ पर प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या, हमें स्पेशल टैग मिलेंगे, उनकी भी यहाँ पर संख्या लिख देंगे। कितने हमने उपयोग किए हैं उनकी संख्या लिख देंगे, और किस क्रमांक का लिया है उसमें क्रमांक का भी ध्यान देना कि इस क्रमांक का स्पेशल टैग हमने उपयोग किया है। फिर प्रदाय की गई आउटर स्ट्रिप सील, उसकी जानकारी, उपयोग में लाई गई स्ट्रिप सील। फिर यहाँ पर बड़ी मत पेटी, हमें यहाँ पर पेटियों की संख्या भी लिखना और उन जो पेटियों पे नंबर हैं उन नंबरों को भी यहाँ पर लिखना होगा। तो इस प्रकार से इस प्रपत्र को भर करके जो है पीठासीन महोदय अपने सील साइन करेंगे और यह प्रारूप उनका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड, मतदान दल की जानकारी। साथियों, ये जो है वह P1, P2, P3, P4 जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सारी उनकी जानकारी होगी कि इसमें कौन जो है P1 अधिकारी है, उसका नाम, उसका पद, उसका मोबाइल नंबर, इस प्रकार हम चारों का यहाँ पर भर देंगे। अब जो 5वें नंबर पर आप देख रहे हैं ये सारी जानकारी साथियों पीठासीन अधिकारी महोदय की बुकलेट की है। पीठासीन अधिकारी महोदय की बुकलेट में जो जो जानकारियाँ आएंगी वह इसमें हम प्रारूप में देख रहे हैं। उसके बाद अभ्यर्थी और उनके अभिकर्ताओं की जानकारी। अब हम देखेंगे जिला पंचायत सदस्य, अभ्यर्थी यानी जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, वो जिला पंचायत के कितने हैं, जनपद सदस्य के कितने हैं, ये सारे आपके पोलिंग बूथ की जानकारी है। सरपंच कितने खड़े हुए हैं और पंच कुल कितने का मतदान होना है। उसमें से
कितने यहाँ पर दिया मतदान केंद्र में उपस्थित अभ्यर्थियों, जो मतदान केंद्र में मतदान देते समय उपस्थित अभ्यर्थी या उनका कोई निर्वाचन अभिकर्ता वहाँ पर अगर उपस्थित है तो हम उनकी जानकारी यहाँ पर देंगे। उसके बाद में मतदान के दौरान केंद्र में उपस्थित मतदान अभिकर्ता होंगे। साथियों ये जो पहली स्लाइड है वह अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता, यानी जो हमने पहले पीपीटी में बात की थी कि अगर उनमें दो में से कोई उपस्थित रहता है तो यहाँ जानकारी देंगे। और ये है मतदान अभिकर्ता, मतलब एजेंट की जानकारी दूसरे वाले कॉलम में कि मतदान अभिकर्ता कितने वहाँ पर बैठे थे। उसके बाद अभ्यर्थियों की संख्या जिनकी ओर से अभ्यर्थी या अन्य कोई नियुक्त नहीं किया गया उनकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। इस प्रकार से हम ये प्रारूप कंप्लीट करके जो है सील साइन कर देगा पीठासीन महोदय और यह प्रारूप कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं हम अगली जानकारी। यहाँ पर मतदान के स्थगन अथवा मतदान की में बाधा संबंधी घटना की विस्तृत हम जानकारी देंगे, उसमें पूरा ब्यौरा लिखेंगे अगर कोई घटना होती है तो। साथियों ये ब्लैंक की जाए यही अच्छा है। तो इस प्रकार इन चारों में हम देखेंगे अगर कोई घटना है तो यहाँ लिखेंगे उसका पूरा विवरण, वरना ये नील करके डैश लगा देंगे। अब जो आप देख रहे हैं ये है विजिट सीट। विजिट सीट आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ जो है निर्वाचन के समय आते हैं मॉनिटरिंग के लिए तो उनके यहाँ पर ब्यौरा दिया जाए कि कौन किस समय आए, उनका यहाँ पर पूरा हमें इलेक्शन टिप लिखवानी है और सील साइन करना है। यहाँ एक का दिया है और भी और लोग रिटर्निंग ऑफिसर वगैरह आ सकते हैं। उसके बाद में ये जो है साथियों वो मत पेटी के अंदर डालने वाली पर्ची है। इस प्रकार ये मिलेगी आपको। यहाँ हम लिखेंगे अपने विकास खंड का नाम, यहाँ हमारा जो मतदान केंद्र हमें मिलेगा उसका केंद्र का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और जिस मत पेटी में हम डाल रहे हैं उस मत पेटी का क्रमांक लिख देंगे और इस पर जो है पीठासीन अधिकारी महोदय, उसके बाद में जो अभिकर्ता उस समय मौजूद है मतदान अभिकर्ता, उनके भी सील साइन यहाँ करा करके उसको हम मतदान से पहले पेटी में डालेंगे और पेटी को सील कर देंगे और उसको रेडी कर देंगे मतदान के लिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं, ये भी साथियों वही है मतदान के स्थगन। ये यहाँ पर पीपीटी जो है दोबारा आ चुकी है। अब हम बात करेंगे अभ्याक्षेपित मतों की सूची, प्रारूप 12 अभ्याक्षेपित मत। तो यहाँ पर अभ्याक्षेपित मत में मतदाता का नाम, मतदाता की सूची का क्रमांक और यहाँ पर अभ्याक्षित व्यक्ति के अंगूठे का निशान या उससे हस्ताक्षर भी कराएंगे। अभ्याक्षेपित व्यक्ति का पता, पहचानकर्ता यदि कोई हो या जैसे चौकीदार वगैरह, अभ्याक्षेपित कर्ता का नाम। और साथियों अभ्याक्षेपित यानी वही चैलेंज वोट, टेंडर वोट जिसको हम कहें, इसमें क्या होगा कि इसके बारे में आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है कि अगर कोई मतदाता मतदान क्रमांक अधिकारी 1 के पास जाता है और वह जब मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उसका सूची अनुसार नाम बोलता है और पीछे बैठे एजेंटों में से किसी ने अगर ये कहा कि यह फलाना व्यक्ति नहीं है तो फिर हम जो है मतदान अभिकर्ता 1 जो है वह उनको पीठासीन के पास पहुंचा देगा। पीठासीन महोदय जो है उनके संबंध में जो कार्यवाही है जैसे 5 रुपये की रसीद भरवाना, उनकी पहचान करवाना, फिर वह सही साबित होता है या नहीं, अगर सही साबित होता है तो उसको साधारण मतों की तरह मत डलवाना, अगर वह गलत साबित होता है तो जो भी कार्रवाई उसके संबंध में की जाएगी वह कार्रवाई उनको करना है। तो इस प्रकार से इस प्रारूप में अगर ऐसे केसेस आते हैं तो उनकी जानकारी अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाले इसमें भराएगी। हम देखते हैं अगली स्लाइड। यहाँ दिया है अंधे विकलांग मतदाताओं के साथी का घोषणा पत्र। साथियों हमने बात की थी पहले कि जो साथी वोटिंग करने में असमर्थ है उनके साथ में वह एक अपना सहयोगी लाते हैं, लेकिन उस सहयोगी से हमें घोषणा पत्र लेना है। घोषणा पत्र में कौन कौन सी जानकारी आएगी, जैसे मैं राजकुमार पिता शैलेंद्र, आयु 25 वर्ष, कालीपीठ, यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, एतद द्वारा मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तारीख फलानी को किसी मतदान केंद्र पर अन्य मतदाता के साथ के रूप में कार्य नहीं किया। साथियों वह ये घोषणा करेगा कि मैंने ये जो एक मतदाता लेकर आया हूँ जो मतदान करने में असमर्थ है, इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ में इस प्रकार से नहीं गया हूँ और एक व्यक्ति से एक ही ऐसे असमर्थ व्यक्ति के साथ वोटिंग करवाना है। उसके भी हमें निर्देश दिए हैं कि हमें जो वास्तविक में मतदाता है, जो असमर्थ मतदाता है, उसी को स्याही लगाना है, उस व्यक्ति को स्याही नहीं लगाना है जो लेकर आया है, क्योंकि उसको अपना स्वयं का भी मत देना होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है घोषणा पत्र यहाँ पर ऐसे व्यक्ति से दिए गए प्रारूप में भरवाना है। उसके बाद हम देखते हैं अगली स्लाइड।
तो ऐसे कितने केस हुए हैं, ये जो प्रारूप है प्रारूप 13 ऐसे कितने केस हुए हैं जिसमें आप असमर्थ व्यक्तियों ने जो अपने सहयोगी के साथ मतदान किया है, उनकी एग्जैक्ट जानकारी यहाँ पर डालना है, उनके सरल क्रमांक लिखना है मतदाता सूची के अनुसार। इसमें ध्यान ये रहे कि वही व्यक्ति सहयोगी के रूप में आएंगे जो हमारे पास जो मतदाता सूची दी गई है, जिसको चिन्हित प्रति कहते हैं, चिन्हित प्रति में उस सहयोगी का नाम भी होना अति आवश्यक। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो हमें उसे उसका सहयोगी बनने देने से रोक देना है। तो इस प्रकार से प्रारूप 13 हो जाता है। पश्चातवर्ती ईवीएम के लिए दिखावटी प्रमाण पत्र। साथियों ये ईवीएम मशीन का, इसलिए हम इस पीपीटी पर ध्यान नहीं देंगे। मतपत्र लेखा पावती। साथियों ये जो है मतपत्र लेखा पावती है, इसमें हमें जो हमारे पास पोलिंग बूथ पर जो एजेंट रहेंगे या अभ्यर्थी रहेंगे या निर्वाचन अभिकर्ता रहेंगे, जब हम उनको मतदाता अभिलेख जो मतपत्र अभिलेखा है, मतपत्र अभिलेख देने के बाद उनसे इस पर पावती लेंगे, उनका नाम लिखेंगे कि हमने फलाने व्यक्ति को, आपके इस एजेंट को, आपके इस अभ्यर्थी को मतदान गणना के पश्चात जो मतपत्र लेखा था उसका पूरा ब्यौरा बनाकर इस व्यक्ति को दिया है, उसकी पावती हम यहाँ पर उससे लेंगे। ये होता है मतपत्र लेखा की पावती। उसके बाद में अभ्याक्षेपित के लिए जांच की गई राशि की रसीद। ये जो है वह हम बात करते हैं कि 5 रुपये की रसीद लेंगे टेंडर वोट के लिए, चैलेंज वोट के लिए। तो चैलेंज वोट के समय जो हम 5 रुपये लेंगे चैलेंज कर्ता से, उसके इस प्रकार की हम रसीद देंगे। उसके बाद कहते हैं हम मतदान या मतगणना स्थगन की सूचना। साथियों अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, जैसे यहाँ पर दिया है मतदान गणना के स्थगन की सूचना सर्वसम्मति को सूचित किया जाता है। ये सूचना जो है वह पीठासीन। साथियों अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड की। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होने पर किस प्रकार से पीठासीन महोदय थाना प्रभारी को यहाँ पर शिकायत पत्र लिखेंगे। तो पंचायत निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण की शिकायत, तो यहाँ पर इसको पढ़ते जाएंगे और जो सामान्य जानकारी है वह इस प्रपत्र में भरकर अपने सील साइन करके, और जो है जो हमें पोलिंग बूथ पर पुलिस से कर्मचारी मिला है उन कर्मचारी को इस प्रकार का दे देंगे और वह आगे की कार्रवाई करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं अगला प्रारूप। यहाँ पर दिया है निविदत मतपत्रों की सूची प्रारूप 14। तो निविदत मतपत्रों की सूची, निविदत मतपत्र की स्थिति में यदि जानकारी निरंक है तो इसको हम निरंक भर देंगे, और अगर कोई केस बनता है तो यहाँ पर हम उसका नाम लिखेंगे, मतदाता का नाम, मतदाता सूची की प्रविष्ट की गई विशिष्टियाँ, जिसमें यहाँ पर जो भी उसकी मतदाता क्रमांक है वह लिख देंगे, उसका पता और निविदत मतपत्र का क्रमांक। साथियों निविदत मतपत्र क्या होते हैं, जैसे कि हम कोई मतदाता मतदान देने के लिए आता है और हमने ये देखा कि जो हमारे पास चिन्हित प्रति होती है, चिन्हित प्रति में पता लगा कि उस मतदाता के नाम पर किसी अन्य व्यक्ति ने पहले ही वोट कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि पहले तो उस व्यक्ति की पहचान करेंगे कि वास्तव में ये व्यक्ति वास्तविक है या आ जाता है, उसकी कोटवार वगैरह एजेंट, इनसे हम पहचान करेंगे। पहचान में व्यक्ति सही साबित होता है तो हम क्या करेंगे, उसको मतदान कराएंगे, और मतदान कराने के पश्चात उसके मतपत्रों को पेटी में नहीं डालेंगे। उस पेटी में ना डालने की बजाय हम उसके मतपत्रों को अपने पास प्राप्त करेंगे और उनको एक बंद लिफाफे में रखना है, और उसकी जानकारी यहाँ पर भरना है कि उसको किस नंबर का मतपत्र दिया गया है, और उसके बाद में व्यक्ति को जिसने मत डाल दिया है, जारी किए गए मतपत्र की संख्या, उसके स्थान पर जिस व्यक्ति ने मतदान किया है, जैसे पहले जिस व्यक्ति ने मतदान किया उसका भी सरल क्रमांक हम यहाँ पर भरेंगे। तो इस प्रकार दोनों प्रकार की जानकारी भरने के बाद में उससे अंगूठा या सील साइन भी यहाँ पर करवाएंगे जो निविदत मतपत्र मतदान करके गया है। तो इस प्रकार से इस प्रारूप को हम यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद में साथियों एक और बात कि निविदत मतपत्र कहाँ से देंगे, तो हमें प्राप्त मतपत्रों की जो गड्डियाँ है उसका जो लास्ट अंक है, लास्ट मतपत्र जो है वह हम निविदत मतपत्र के रूप में उपयोग करेंगे। जो सरल क्रमांक हमारा चल रहा है उस सरल क्रमांक से उसको निविदत मतपत्र नहीं देंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।
हम बात करते हैं अगली स्लाइड की, मतपत्र लेखा। साथियों ये बहुत ही खास होता है मतपत्र लेखा। तो इसमें क्या करना है, ये जो मतपत्र लेखा है वह पंच का है। ये अलग अलग प्रकार से मतपत्र लेखा का प्रारूप एक जैसा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें पंच, सरपंच और जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्यों को अलग अलग प्रकार से देना होगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड का नाम। ये पंच का है इसलिए हम यहाँ पर वार्ड का नाम भी लिख रहे हैं और टिक पे। ये ऊपर के जो कॉलम दिए गए हैं उनमें से हमें प्रत्येक के लिए केवल एक ही जानकारी, अगर जिला पंचायत का है तो हम जिला पंचायत के वाले कॉलम में भरेंगे, जनपद का है तो जनपद वाले में, पंचायत का है तो पंचायत और पंच का है तो पंच, बाकी सबको डैश कर देंगे। अब बात करते हैं कि मतदान केंद्र का नाम और उसका क्रमांक। तो हमने यहाँ पर नाम क्रमांक भर दिया। अब नीचे हम देखते हैं कि क्या रहेगा हमारा मतपत्र लेखा। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त मतपत्रों की संख्या, यानी जो पीठासीन अधिकारी ने अपने मतपत्रों पर सील साइन किए हैं तो उनका अनुक्रमांक 1 से लेकर अनुक्रमांक 70 तक, कुल संख्या 10। अब उनमें से जो है उपयोग में नहीं लाए गए मतपत्रों की संख्या। जो मतपत्र हमें मिले हैं वो मतपत्र हम यहाँ पर लिख देंगे कि कितने मतपत्रों में क्रमांक 1 से लेकर अंतिम डिजिट तक कितने मतपत्र हमें मिले थे, उसमें से कितने हमारे पास बच गए हैं। तो यहाँ पर पंच का है इसलिए आप देख रहे हैं कि 70 मतपत्र हमें उस वार्ड के लिए मिले थे। 70 में से केवल जो है 60 मतपत्रों का उपयोग हुआ है। 61 से 70 तक जो है 10 जो मतपत्र है वो हमारे पास बच गए हैं। अब मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए मतपत्रों की संख्या, तो जो बचे हुए हैं उनको हम घटा देंगे, तो 60 मतदान हुआ है। अब यहाँ पर लिखेंगे मतदान केंद्र पर उपयोग में लाए गए किंतु मत पेटी में नहीं डाले गए मतपत्रों की संख्या। तो साथियों ये तो केवल निविदत मतपत्रों में ही आ सकता है। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन सी बातों पर हम मतपत्रों का उपयोग मतदान पेटी में नहीं करेंगे। तो मुद्रण या लेखन की त्रुटि के कारण रद्द किए। हो सकता है साथियों किसी प्रकार मिसप्रिंट कोई मतपत्र आया हो तो उसको भी हम यहाँ पर नहीं लिखे, पेटी में नहीं जाएगा, वह उपयोग हुआ है लेकिन पेटी में नहीं गया, उसको हमने अलग रख लिया। इसका एक लिफाफा आएगा और बाकायदा इसका भी एक प्रारूप आएगा जानकारी भरने के लिए। उसके बाद निविदत मतपत्रों के रूप में लाए गए मतपत्रों की संख्या। साथियों उपयोग हुआ है निविदत मतपत्र, हमने लास्ट डिजिट के दिए थे लेकिन उनको हमने पेटियों में नहीं डाले, तो उनकी भी जानकारी हमें यहाँ पर अलग से देनी है। उसके बाद रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या, जैसे मतपत्र को हम फाड़ रहे हैं, पर्ण और प्रतिपर्ण को अलग अलग कर रहे हैं, उस समय अगर कोई तिरछा फट जाता है या इस प्रकार से डैमेज हो जाता है तो उस मतपत्र की गिनती भी यहाँ पर आएगी। और इस प्रकार हमें तीनों प्रकार के मतपत्रों को जोड़कर लिख देना है। अब मत पेटी में डाले जाने वाले मतपत्रों की संख्या। अब जो 3 नंबर का हमारा था कि 60 मतपत्र उपयोग हुए हैं, उसमें से पेटी में कितने गए। अगर इस बीच में कोई संख्या आती है, तीनों प्रारूप में से कोई मतपत्र आता है, या तो निविदत हो या फिर गलत तरीके से फट गया हो या मिसप्रिंट आया हो, अगर ऐसी संख्या आती है तो उसको भी हम घटा देंगे और उसके बाद यहाँ पर संख्या लिख देंगे। इस प्रकार से ये मतपत्र लेखा में भरना है। साथियों ये मतपत्र लेखा जो है उसके बाद में अगला जो है मतपत्र लेखा का भाग 2, तो इसमें भी आप देख रहे हैं ये सरपंच का भरा हुआ है। यहाँ पर ये जो मतपत्र लेखा है ये बहुत ज़्यादा भराने वाले हैं। कैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी प्रकार ऊपर की जानकारी पंच सरपंच भर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे पीठासीन अधिकारी द्वारा प्राप्त किए गए मतपत्रों की लेखा की संख्या, तो सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हमें भरना है कि कितने मतपत्र डाले गए हैं, कितने उसमें से बचे हैं, कितने खराब हुए हैं, उनकी साइज। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं निविदत मतपत्रों के रूप में उपयोग लाया गया तो यहाँ पर 1, तो ये जो आए थे डाले गए मतपत्रों की संख्या उसमें 1 माइनस हो गया यानी 490। पहले यहाँ देख रहे थे कि 491 मतपत्रों का उपयोग यहाँ पे हुआ है, कितने में से 570 में से, लेकिन एक मतपत्र जो है निविदत मतपत्र में है जो पेटी में नहीं डाला गया इसलिए उसको अलग कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे प्रारूप 15 भाग क की। ये जो है वह अभिलिखित मतों का लेखा है जो हमें उनको देना है। तो ये ईवीएम से पहले होता था लेकिन यहाँ पर मतपत्रों की बात है तो मतपत्र हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये ईवीएम में पूरा है इसलिए यहाँ पर मतपत्रों की सही साठ जो है गिनती नहीं दी गई है, यहाँ मतदाता रजिस्टर का नाम दिया गया है। तो इसको आप देख लेंगे जैसे पंच सरपंच के भरे हैं ठीक वैसे ही इनके आएंगे। अब जो है
जिला पंचायत का मतपत्र लेखा, तो यहाँ पर मतपत्र लेखा जिला पंचायत का भी सेम वैसे ही भरना है। अब बात करते हैं मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी। मतदान केंद्र का नाम, मतगणना का स्थान वही रहेगा, मतगणना की तारीख वही दिनांक रहेगी, मतगणना प्रारंभ करने का समय, तो यहाँ पर मतगणना प्रारंभ करने का समय 3 या साढ़े तीन बजे के समथिंग आएगा, क्योंकि हमको मतगणना जो है हमारे मतदान केंद्र पर ही करना है। अब मतदान गणना के दौरान जो वहाँ पर मौजूद व्यक्ति है उनकी पूरी जानकारी कि पंच कितने हैं, सरपंच कितने हैं, जिला जनपद सदस्य कितने हैं, जनपद सदस्य कितने हैं, उनके कितने नियुक्ति अभिकर्ता वहाँ पर मौजूद है, कितने मतदान अभिकर्ता मौजूद है, इस प्रकार से हम पूरी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। और अगर इस बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, मतदान स्थगन करने की स्थिति आती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मतदान स्थिति का स्थगन के कारण, जैसे यहाँ पर लिखा है बिजली कट, और उसका समय भी लिखेंगे कि किस समय मतदान स्थगन किया गया, किस समय पुनः प्रारंभ किया गया, ये सारी जानकारी हमें इसमें देनी है। अब मतगणना के लिए प्राधिकृत अधिकारी की डायरी, ये भी साथियों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसको भी हमें जो है देखकर भरते जाना है, बहुत ही सरल और आसान है। उसके बाद में मतगणना पर्ची, इन पर्चियों का जो आप लोगों को बता दूं मैं कि ये मतगणना पर्ची है। जैसे यहाँ पर लिखा है, सबसे पहली पर्ची है पंच के लिए, तो पंच के लिए यहाँ पर लिखा है कि अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी कोई मोहन नाम का पंच है जो प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या अंकों में 30 और शब्दों में 30। ये पर्चियाँ हमें जो है वह एक व्यक्ति को एक देनी है, और ये पर्चियाँ जो है उसके मतपत्रों पे भी लगानी है। तो इन पर्चियों को क्या करेंगे, जैसे पहले हम मतगणना के समय सभी कलर के अलग अलग जो है हमारे मतपत्रों को छांट लेंगे, फिर उसमें से अभ्यर्थीवार छांटेंगे कि जो है, जैसे मैं यहाँ पर सरपंच की बात करूँ, ब्लू कलर के हैं, तो पहले हमारी जो पूरी पेटी में से मतपत्र खाली हुए हैं उसमें से ब्लू कलर के अलग, येलो कलर के अलग और वाइट कलर के अलग, ऐसे कलरवार पूरे मतपत्रों को छांटना है कि किस अभ्यर्थी को कितने मतपत्र मतदान प्राप्त हुआ है। उसके बाद अपेक्षित मत जो डैमेज है, जो खराब है, या जिसको अपन कहें कि गलत तरीके से मतदान किया गया है, जिसमें कुछ पहचान चिन्ह हो सकते हैं, या फिर ऐसे जो 2 व्यक्तियों को दिए गए हैं, तो उनकी भी अलग संख्या कर लेंगे। और इस प्रकार सारे मतपत्रों को जो है 50-50 की गड्डियों में बनाकर अलग अलग अभ्यर्थियों के पास रख देंगे, और इस प्रकार से हम ये जो है गणना पर्ची उन पर लगाते जाएंगे। तो यहाँ दूसरा सरपंच का है, जैसे यहाँ पर कुल 190 प्राप्त हुए, तो 190 के लिए हमें सरपंच के, जैसे 190 कौन, श्यामलाल नाम का कोई सरपंच है, तो इसको 190 मतपत्र प्राप्त हुए, तो इसकी 50-50 की 3 गड्डियाँ, उसके बाद में तीनों और 1 40 की गड्डी, तो इस प्रकार 4 गड्डियाँ इसकी बनेगी। चारों गड्डियों को हमें इकट्ठा करके और एक जाई जो है उस पर यह पर्ची लगा देना है। उसके बाद हम बात करें अगला, तो प्रतिक्षेपित मत, मतलब जितने मत यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ये जो है वह खारिज, जिसको हम कहें खारिज मतपत्रों में जितने मतपत्र खारिज हुए हैं, खारिज मतपत्र में आप जानते हैं उनकी भी गड्डियाँ अलग बना लेंगे, और उस पर जो है खारिज मतपत्र पर किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं आएगा, क्योंकि खारिज किसी प्रत्याशी के उसका नहीं होता। ये जो है सामूहिक रूप से गड्डियाँ इनकी बनेंगी, तो उन पर जो है पर्चियाँ लगा देंगे। अब हम बात करें, ये जो मतदान केंद्र पर प्रतिक्षेपित खारिज मतपत्र कुल कितने हैं, कुल संख्या यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद मतों की गणना का परिणाम, ये जो देख रहे हैं मतों की गणना का परिणाम, यहाँ पर ये जो दिया है वह यहाँ पर नाम लिखे हैं, अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या। यहाँ पर जो है हम नाम लिखते जाएंगे प्रत्याशियों के, और उनके सामने जिनको जितने जितने मत प्राप्त हुए हैं, चाहे वह सरपंच का हो, चाहे पंच का हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य का हो, चाहे जनपद पंचायत सदस्य का हो, यहाँ पर अभ्यर्थी के नाम, लेकिन ये अलग अलग भरानी है। जैसे ये पंच की है, ऐसे ही एक सरपंच की आएगी, ऐसे ही एक जो है जिला सदस्य की आएगी, एक जनपद सदस्य की आएगी, और 4 पर्चियों में जाना है, और जिनको जितने जितने मत प्राप्त हुए हैं उनको ये भरना है। इसमें पंच में जो है वार्ड वार भी अलग अलग आएगी। अगर जैसे पंच में ये वार्ड क्रमांक 5 का, अगर किसी दूसरे वार्ड में भी आपका निर्वाचन है तो उस वार्ड की भी ये अलग पर्ची भराना है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो है वह
सरपंच के लिए है, और ये जो मतपत्र लेखा इसको अपन कह सकते हैं, ये सभी को देना अनिवार्य होगा। इसकी एक एक प्रति जो है आप लोगों को, जो जो प्रत्याशी है उनको ये देना है। तो इस प्रकार से साथियों आपने ये पूरा देखा है। जो ये जो गणना पत्रक है ये हमको प्रत्याशी के अनुसार बनाना होगा, जितने प्रत्याशी उनको भी देना है +3। तो ये सारी जानकारी आपने चुनाव के समय, प्रशिक्षण के समय ले ली गई है। यह वीडियो आपको अलग से संभाल कर रखना है। साथियों, अगर आपको पोलिंग बूथ पर किसी प्रकार की प्रपत्र भरने में समस्या आती है तो वहाँ पर किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होगा। आप इस वीडियो को खोल करके देख सकते हो कि हमें किस प्रारूप में कौन सी जानकारी भरना है। तो साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है। साथियों, इसी प्रकार के अन्य जानकारियों के संबंध में अगर वीडियो आप लोगों को मैसेज के माध्यम पर नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई जानकारियों के वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। साथियों, इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा कौन से लिफाफे में किस प्रकार की जानकारी देना है या किस सामग्री को रखना है। मित्रों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो आप लोगों के बीच शेयर किया था, उसमें यह बताया था कि किस प्रकार से मतदाता पोलिंग बूथ में आएगा और अपने पूरी मतदान की प्रक्रिया के बाद में किस प्रकार से निर्गमन गेट से बाहर जाएगा, किस अधिकारी को कौन सा काम करना है, और निर्वाचन से पूर्व जो हमें सामग्री मिलेगी उसका किस प्रकार से मिलान करना है। तो इस प्रकार से तमाम जानकारियों का वीडियो शेयर किया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए